brought to you by Infinix। ईरान के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर रहे अलीरेजा अकबरी ने जीवन काल में 2 ताकतवर लोगों को अपना रहनुमा बनाया था। पहले थे ईरान के टॉप के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादे। नवंबर 2020 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन्हें चलती कार में उड़ा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, उन्हें मारने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया था। अकबरी के दूसरे रहनुमा थे ईरान की रक्षा और विदेश नीतियां तय करने वाली सुप्रीम नेशनल काउंसिल के मुखिया अली शमखानी। 22 मई 2023 को शमखानी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। दोनों ही घटनाओं में अकबरी की भूमिका रही है। दिलचस्प ये है कि उसको जनवरी 2023 में ही फांसी पर चढ़ाया जा चुका है। तो आज हम जानेंगे फखरीजादे, शमखानी और अकबरी का आपसी कनेक्शन क्या है, अली शमखानी को उनके पद से बर्खास्त क्यों किया गया और इस एपिसोड में इजराइल का नाम क्यों आया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी ईरान की। पहले 3 किरदारों के बारे में आपको बता देते हैं। नंबर 1, मोहसेन फखरीजादे। 27 नवंबर 2020 शुक्रवार का दिन था। ईरान की राजधानी तेहरान के एक अपार्टमेंट में सुबह जल्दी हो गई थी। घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपति ने वीकेंड कैस्पियन सागर के किनारे बसे एब्सर्ड में बिताने का मन बनाया था, इसलिए वे जल्दी उठकर उसकी तैयारी में जुट गए थे। खटपट सुनकर बाहर तैनात सिक्योरिटी टीम भी चौकन्नी हो चुकी थी। उन्हें ईरान की सरकार ने उस व्यक्ति की सुरक्षा का काम सौंपा था, इसलिए टीम का चीफ अंदर गया। उसने दरखास्त की, आपके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी खड़ी है, आपकी जान को खतरा है, कहीं भी जाना हो तो हमारे साथ ही सफ़र करें। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाकर कहा, नहीं जनाब, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। ये लगभग रोज़ का रूटीन बन चुका था। सिक्योरिटी टीम उन्हें सतर्क रहने की सलाह देती और वो उन्हें अनसुना कर निकल जाते। उस दिन भी ठीक वही हुआ। आगे आगे दंपति की कार चली, पीछे पीछे सिक्योरिटी टीम का काफिला। जैसे ही कार हाईवे पर पहुंची, उसका सामना किनारे खड़ी एक दूसरी कार से हुआ। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आए, किनारे खड़ी कार से गोलियों की बौछार होने लगी। 1 मिनट से भी कम समय में 15 गोलियां चली। उसके बाद कार में धमाका हो गया। जब तक सिक्योरिटी टीम को संभलने का मौका मिलता, तब तक खेल हो चुका था। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स गोलीबारी का शिकार हो चुका था। निशाना इतना सटीक था कि महज कुछ इंच के फासले पर बैठी उसकी पत्नी को खरोंच तक नहीं आई थी। यह हमला रिमोट कंट्रोल मशीन गन से किया गया था। इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमरे से कंट्रोल किया जा रहा था। जैसे ही खबर फैली, ईरान समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि सड़क पर दिन दहाड़े जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसका नाम मोहसेन फखरीजादे था। ये नाम पहले भी कई मौक़ों पर सुना गया था, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे सामने से देखा था। वो अपने काम में तल्लीन रहता था, यदाकदाही छुट्टियों पर जाता था, कभी मीडिया के सामने नहीं आता था। कहते हैं कि फखरीजादे के बारे में ईरान के लोगों से ज़्यादा मोसाद को पता था। लेकिन मोसाद को उसमें दिलचस्पी क्यों थी? वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगुवा थे। उन्होंने ईरान के अंदर ड्रोन बनाने की शुरुआत की थी। कई मौक़ों पर नॉर्थ कोरिया का दौरा भी किया था, मिसाइल बनाने की तकनीक सीखने। न्यूक्लियर, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल वॉर की फील्ड में उन्हें जनरल कासिम सुलेमानी के बराबर माना जाता था। सुलेमानी ईरान की कुद्स फोर्स के मुखिया थे, इस नाते वो ईरान नंबर 2 माने जाते थे। उन्हें जनवरी 2020 में अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया था। फखरीजादे का परिचय इस तुलना तक खत्म नहीं होता। उन्होंने सप्लायर्स का एक सीक्रेट नेटवर्क तैयार कर रखा था। न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जिन भी प्रतिबंधित चीज़ों की ज़रूरत होती, वो उसे पूरा कर देते थे। ये नेटवर्क नॉर्थ कोरिया से लेकर साउथ अमेरिका तक फैला हुआ था। फखरीजादे के बेटों को भी अपने पिता के असली काम के बारे में पता नहीं था। उन्हें ये पता था कि वो दवाइयों की रिसर्च करते हैं। 2006 में यूएन के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स ईरान आए थे। इस दौरान फखरीजादे गायब मिले। उनकी लैब्स पर ताला लगा था। तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी थी। 2008 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश इजराइल गए थे। तब के इजरायली प्रधानमंत्री एहुद ओलेमोर्ट ने उन्हें एक ऑडियो सुनाया था। इसमें फखरीजादे न्यूक्लियर हथियार बनाने की बात कर रहे थे। हालांकि इस ऑडियो की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रिसर्च और ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। उसका बम बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देश उस पर भरोसा नहीं करते। इसकी एक वजह फखरीजादे भी थे। रप्टो के मुताबिक जब ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को ख़त्म करने का दावा किया था, तब फखरीजादे ने उसके पास को अलग थलग करके सुरक्षित रख लिया था।
आरोप लगते हैं कि उन्हीं के जरिए बाद में हथियार बनाने का काम शुरू किया गया। इजराइल और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कई दफ़ा अपनी रिपोर्ट्स में फखरीजादे को अमाद प्रोजेक्ट का हेड बताया था। अमाद प्रोजेक्ट को याद रखिएगा, इसका जिक्र आगे भी आएगा। ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम था। शुरुआत 1989 में हुई थी। 2003 में ईरान ने इस पर ताला लगाने का दावा किया, लेकिन पर्दे के पीछे चालू ही रहा। इसे फखरीजादे ही लीड कर रहे थे। 2018 में मोसाद ने ईरान की एक न्यूक्लियर साइट से कुछ सीक्रेट दस्तावेज चुराए। फिर तत्कालीन पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये दस्तावेज दिखाए थे। इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने फखरीजादे को अमाद प्रोजेक्ट का मुखिया बताया था। तब नेतन्याहू ने कहा भी था, फखरीजादे रिमेंबर दैट नेम। तभी से इजराइल और अमेरिका ने फखरीजादे को रास्ते से हटाने का प्लान तेज कर दिया था। इजराइल उनकी हत्या की बात कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन उपलब्ध सबूत और गवाह उसकी भूमिका की कहानी बयां कर ही देते हैं। मसलन जून 2021 में एक इंटरव्यू में मोसाद के पूर्व डायरेक्टर योसी कोहेन ने कहा था, उनके ऊपर मोसाद की नज़र लंबे समय थी। अगर कोई व्यक्ति इजरायली नागरिकों के लिए खतरा पैदा करता है तो उसका अस्तित्व मिटना ज़रूरी है। अब चलते हैं दूसरे किरदार की तरफ, अली रेज़ा अकबरी। ये 2019 के शुरुआती महीनों की बात है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया अली शमखानी का पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने गुस्सा कंट्रोल कर लंदन फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ बैठे शख्स से हालचाल लेने के बाद वो बोले, जनाब आप ईरान वापस आ जाइए, मुल्क को आपकी सख्त ज़रूरत है। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के मसले पर आपकी राय लेनी है। लंदन में बैठे शख्स का नाम था अली रेज़ा अकबरी। शमखानी एक समय तक अकबरी के गुरु रह चुके थे। उन्होंने साथ में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में काम किया था, इसलिए उस कॉल पर उन्हें तनिक भी शक नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और ईरान पहुंच गए। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। फिर एक दिन उनके पास इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री से बुलावा आया। वहां उन पर आरोप लगा कि वो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के जासूस हैं। कुछ दिनों तक चली पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अकबरी को कुख्यात एवन जेल में रखा गया। इस दौरान उन्हें किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। और फिर आया 2023 का साल। चर्चा चली कि ईरान सरकार अकबरी को फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रही है। ब्रिटेन ने सज़ा रोकने की अपील की, मगर ईरान नहीं माना। आखिरकार 14 जनवरी 2023 को अली रेज़ा अकबरी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस फांसी पर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। पश्चिमी देशों ने इसकी निंदा की। ब्रिटेन ने धमकी दी कि ईरान को इसका परिणाम भुगतना होगा। हंगामे और ब्रिटेन की धमकी की वजह क्या थी? इसकी दो बड़ी वजहें थी। नंबर 1, अकबरी की नागरिकता। अकबरी की पैदाइश ईरान में हुई थी। कुछ समय 1980 के दशक में उन्होंने इराक ईरान युद्ध में हिस्सा लिया था। फिर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर में कमांडर बने। युद्ध के बाद वो सरकार में चले गए। अकबरी 2000 से 2005 तक ईरान के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर रहे। 2008 में वो सरकार से रिटायर हो गए। इसके बाद भी वो शमखानी और दूसरे सीनियर अधिकारियों के लिए सलाहकार के तौर पर काम करते रहे। फिर 2010 में वो एक दिन लंदन गए, फिर वहीं रुक गए। अपनी पत्नी और बच्चों को भी बुला लिया। कुछ समय बाद उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। उनके पास ब्रिटेन और ईरान दोनों देशों की नागरिकता थी। ईरान ने एक ब्रिटिश नागरिक को फांसी दी थी। इस वजह से ब्रिटिश सरकार नाराज़ चल रही थी। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस नाराज़गी की वजह कुछ और थी। क्या? अगले पॉइंट में जानेंगे। पॉइंट नंबर 2, जासूसी के आरोप। अकबरी ने 2004 में सरकार में रहते हुए ईरान की खुफिया जानकारियां ब्रिटेन को देनी शुरू कर दी थी। इसमें ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी का जिक्र था। 2008 में MI6 ने जानकारी इसराइल से साझा की। ईरान का आरोप था कि अकबरी ने 100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों और अधिकारियों की पहचान भी बाहर बताई। इनमें से एक मोहसिन फखरीजादे भी थे। 2019 में गिरफ्तारी के बाद अकबरी को 3500 घंटों तक टॉर्चर किया गया था। फांसी पर चढ़ाने के बाद ईरान की स्टेट टीवी पर कुछ वीडियोस रिलीज़ किए गए। इसमें अकबरी अपना गुनाह कबूल करते दिख रहे थे। फिर BBC की पर्शियन सेवा ने एक ऑडियो रिलीज़ किया। इसमें अकबरी को ये कहता सुना गया कि उनसे जबरन बयान दिलवाए गए थे। हालांकि तब तक सज़ा हो चुकी थी। ब्रिटेन ने भी कभी ये नहीं कबूला कि अकबरी उनका जासूस था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने पश्चिमी देशों के अधिकारियों से बातचीत की। उनका दावा था कि अकबरी ने 15 सालों तक ईरान की सीक्रेट्स बाहर भेजे। इसके एवज में उन्हें लगभग 20 करोड़ रुपए मिले। उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई गईं। उन्हीं के नाम पर यूरोप के शहरों में मीटिंग्स हुआ करती थी। उसी दौरान अकबरी सीक्रेट साझा किया करते थे। आपने अली रेज़ा अकबरी की कहानी सुनी। अब चलते हैं नंबर 3 जो किरदार हैं अली शमखानी, उनकी तरफ। 22 मई को शमखानी को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से हटा दिया गया। वो पिछले एक दशक से इस पद पर थे। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये काउंसिल ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति तय करती है। वैसे तो ईरान में इन विषयों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम लीडर के पास है, मगर शमखानी का पद भी कम शक्तिशाली नहीं था। वो सिक्योरिटी काउंसिल से पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में थे। दोनों दफ्तरों में अकबरी ने उनके डेप्यूटी या सलाहकार के तौर पर काम किया था। उनकी पहुंच ईरान सरकार की सबसे संवेदनशील जानकारियां तक होती थी।
अकबरी के स्कैंडल ने शमखानी का रुतबा अचानक से घटा दिया। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में भी ईरान सरकार की लाचारी साफ दिखी। कई हफ्तों तक वो प्रोटेस्ट को दबाने में नाकाम रहे। इसके लिए भी शमखानी को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन आज हम इन सारी घटनाओं की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शमखानी को सिक्योरिटी काउंसिल से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है। ये उनका डिमोशन है। मार्गदर्शक मंडल का काम सुप्रीम लीडर को सलाह देने भर का है। उनके पास व्यक्तिगत कैपेसिटी में कोई शक्ति नहीं है। शमखानी का सेना के साथ साथ डिप्लोमेटिक भूमिकाओं में भी काम करने का अनुभव रहा है। उनकी जगह पर अली अकबर अहमदिया को नियुक्त किया गया है। उनका पूरा करियर IRGC में बीता है। डिप्लोमेटिक गलियारे में उनका कोई अनुभव नहीं है, फिर भी उन्हें अचानक से सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दे दी गई है। माना जा रहा था कि शमखानी को अकबरी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन उनकी कुर्सी बची रही। जानकारों का मानना है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई और मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच हुई डील के तहत किया गया। अगर शमखानी को अचानक से हटाया जाता तो इससे 2 गलत संदेश जाते। पहला, ईरान इजराइल के खुफिया ऑपरेशन से डर गया। दूसरा ये कि ईरान की सत्ता चला रहे लोगों में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। इसी वजह से शमखानी को बचाकर रखा गया और अब उन्हें सम्मानजनक तरीके से ठिकाने लगा दिया गया। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।